नमस्कार, स्वागत है आप पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी है। 2 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन नवंबर दिसंबर तक 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 2 की तो डेट अनाउंस हो गई। महाराष्ट्र बचे हुए राज्य में एक बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र पे सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे बड़ा लोकसभा सीट देने वाला उत्तर प्रदेश के बाद राज्य है। 48 लोकसभा सीट। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा उलटफेर देखने को मिला था 2019 के चुनाव के बाद, जहां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिला के, शरद पवार ने मिला के एक सरकार बनाई, और जहां शिवसेना बीजेपी ने 7 चुनाव लड़ा, वहां बीजेपी के मुंह के सामने की थाली हटा दी गई। शिवसेना 2.5 साल के लिए मुख्य पद मांग रही थी, ये बोल के कि उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था, लेकिन ये नहीं हुआ। बाद में 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे। 2.5 साल बाद फिर सरकार बदली, शिवसेना तोड़ी गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ी गई, और फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 2.5 साल के लिए दूसरी सरकार बनाई। उसका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इनके लिए बीजेपी ने कमर कस ली। इसमें सबसे बड़ा स्टेक बीजेपी का है। भूपेंद्र यादव जैसे लोग प्रभारी बना के भेज दिए गए। संघ को मनाने के प्रयास हो रहा है, और फिर से बीजेपी, जो एक समय 122 पे आई थी, क्या वो 122 लायक बीजेपी फिर से उसका उत्थान हो सकता है? लेकिन बीजेपी की रणनीति अभी भी इंडिया गठबंधन को और कितना तोड़ सकते हो, उनको कितना डिस्क्रेडिट किया जा सकता है, उनकी जो स्वीकार्यता है जनता में, उसको कितनी हद तक हम अस्वीकार्यता में बदल सकते हैं। इसलिए लगातार भाजपा की एक टीम ये काम करती रहती है, तोड़ो और फोड़ो और राज करो। और जितना टूटना था उतना तो शिवसेना टूट गई, जितनी टूटनी थी उतनी राष्ट्रवादी कांग्रेस टूट गई। अजित पवार के पास कुछ नहीं बचा। अजित पवार खुद चुनाव लड़ने के या ना लड़ने के पशुपेक्ष में है। कभी कहते हैं कि मेरा मन भर गया, मेरा मन नहीं है, कभी कहते हैं कि नहीं मैं ही लड़ूंगा, कभी अपने बेटे को जय को लड़ने की बात करते हैं, तो कभी फिर खुद ही लड़ने की बात करते हैं। उनके कई लोग लगातार शरद पवार के टच में हैं कि हमारा पॉलिटिकल भविष्य खत्म हो जाएगा, राजकीय। आप देखिए शिवसेना में यकीनन उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शन तो ठीक किया, लेकिन कई जगह उन्हें बाय डिफॉल्ट विक्ट्री मिली। क्या वही विधानसभा में ट्रांसलेट होगा? एकनाथ शिंदे के पास पैसे की कमी नहीं। एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री है। लाडली बहना एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक वो समझते हैं कि इसके भरोसे वो अपने कुंबा निकाल लेंगे। एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को बड़ा क्लियर कट कह दिया कि किसी भी हालत में आपको ये बीजेपी के लोकल नेता क्या कहते हैं या देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं, इस पे कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं। अजित पवार क्या कहते हैं, इसमें तवज्जो कोई मत दो। मेरा सीधा संबंध राज्य देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है, और मैं जो चाहिए वो अपने लिए मैं वहां से करवा लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन पूरा एनडीए का कुनबा, खासकर बीजेपी, इस मामले में लगी थी कि इंडिया गठबंधन जिस ताकत के साथ एक होकर लड़ी, वो कहीं ना कहीं विधानसभा में टूट फूट हो। तो फिर हर पार्टी में ऐसी कुछ लूज कैनन होता है, जैसे कुछ ऐसी तोप होती है कि जिसको हाथ लगाने पे भी फटती है। शिवसेना में संजय राउत ऐसे एक व्यक्ति हैं जो कई बार ऐसा वक्तव्य देते हैं जिसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन ही नहीं, शिवसेना की बहुत ज्यादा किरकिरी होती है। वो लगातार मुख्यमंत्री पद की रट लगाए हुए थे कि मुख्यमंत्री पद शिवसेना का ही होगा। लोकसभा चुनाव के निर्णय के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस की तरफ से बैठे थे। उन्होंने बड़ी क्लियर कट कही, यहाँ कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है, सब समान है और तीनों एक है। तो अब विधानसभा में सीट शेयरिंग होगा। शरद पवार जी ने कहा था कि लोकसभा में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन विधानसभा में सीट शेयरिंग जीतने के हिसाब से होगी।
कांग्रेस भी इसको मानती है। मुख्यमंत्री पद अभी कौन होगा इस पे कोई बात भी नहीं करता। कांग्रेस की तरफ से किसी का भी नाम सामने नहीं आया, ना राष्ट्रवादी की तरफ से कोई, शरद पवार की तरफ से कोई नाम उछाला जाता है कि ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ना उनका नेता कोई मुख्यमंत्री पद या मंत्री पद की बात करता है। अकेले जो है संजय राउत, वो लगातार मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरे ने क्यों लिया? उद्धव ठाकरे ने अपने पिता को प्रॉमिस किया था, बाला साहब ठाकरे को, उनके अंतिम समय, कि जब शिवसेना मैंने संभाली है तो एक दिन मैं शिवसेना का मुख्यमंत्री जरूर बना के दिखाऊंगा। तो जब उन्होंने बात की भाजपा से, तब यकीनन उन्होंने कहा कि ढाई ढाई साल के लिए होगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ढाई ढाई साल के लिए होगा तो फिर देवेंद्र फडणवीस का नाम जब प्रधानमंत्री ले रहे थे तो ये चुप क्यों थे? तो उन्हें लगा कि ये ढाई साल के लिए है, बाकी ढाई साल तो मेरा है, इसलिए वो चुप रहे। लेकिन बाद में बीजेपी ने यू टर्न लिया। बीजेपी के लोग झूठ बोलते कोई बड़ी बात नहीं। 2014 से लेके अभी तक हमने यही देखा, बीजेपी के लोग मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलने की। और ये बात कई फोरम पे कई जगह प्रूव हो गई। मुझे मतलब उसको हाथ के कंगना आरसी क्या टाइप बात हो गई। अब ऐसे में जब सारे राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के, खासकर शरद पवार भी बड़े चिंतित थे, वो भी बोल रहे थे बार बार कि कोई मुख्यमंत्री पद की कोई बात ना करे। इधर नाना पटोले भी चिंतित थे। मेरी भी व्यक्तिगत उनसे बात हुई थी फोन पे। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि ये जो बार बार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री करते रहता है, उससे कहीं ना कहीं कैडर हतोत्साहित होती है। लोकसभा में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो नतीजे आए। नीचे कार्यकर्ता तक गठबंधन था। वो गठबंधन कई बार ये सीट हम लेंगे और ये सीट हम लेंगे, ये लूज टॉक करने से झगड़े हो जाते हैं। इससे कार्यकर्ताओं को संभलना भी एक टेढ़ी टेढ़ी खीर हो गई। बीजेपी के हमले के संभालो, बीजेपी की सत्ता में जो अभी सरकार है उसको संभालो, उससे लड़ो, कि फिर ये कार्यकर्ताओं के झगड़े सुलझते रहे। नाना पटोले की चिंता यकीनन ठीक थी। तो ऐसे में संजय राउत को समझाएगा कौन? और मैं बता दूं, लोकसभा में भी ऐसा एक हादसा हुआ और जिसे सबक लेने की जरूरत थी सभी को, खासकर शिवसेना को। कोल्हापुर ये शिवसेना की सीट थी। कोल्हापुर में शाहू महाराज चुनाव लड़ना चाहते थे इंडिया गठबंधन से, लेकिन कांग्रेस के टिकट पे। तो कोल्हापुर एक कांग्रेस के लिए छोड़ी गई। उसके एवज में कांग्रेस से एक सीट मांगी थी। कांग्रेस कोई भी सीट देने को तैयार था, लेकिन संजय राउत अड़े रहे कि हमको सांगली चाहिए। सांगली ये कांग्रेस का गढ़ है। सांगली ये महाराष्ट्र में सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट है, जहां से वसंतदादा पाटिल, राजाराम बापू पाटिल, जहां से पतंगराव कदम जैसे हेवी वेट्स दिए हैं। एक समय था कि महाराष्ट्र के कैबिनेट में चार चार मंत्री सांगली से हुआ करते थे। तो वो सांगली कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन शिवसेना, खासकर संजय राउत अड़े रहे, किसी भी हालत में मुझे सांगली चाहिए। चर्चा ये थी कि कहीं ना कहीं उसी सांगली से राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत पाटिल भी आते। जयंत पाटिल के लिए हमेशा मलाल था कि वो अपने जिले में भी अपनी पार्टी बड़ी नहीं कर पाए, क्योंकि वहां कांग्रेस ही बड़ी थी। तो उनको लगा यदि इस बार ये शिवसेना को सीट चली गई तो कांग्रेस कम से कम कटेगी यहां से। और माहौल था इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो सांगली की सीट दी गई शिवसेना को। और कांग्रेस भी इसलिए चुप रही कि वो गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती थी। और संजय राउत गठबंधन तोड़ने पे आमादा थे यदि ये सीट उनको नहीं गई तो। आखिर क्या हुआ? वहां बीजेपी भी लड़ी, वहां शिवसेना भी लड़ी इंडिया गठबंधन की तरफ से। और वहां कांग्रेस का एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़ा हो गया, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता विशाल पाटिल। और उसने, विशाल पाटिल ने लाख से ऊपर मतों से वो सीट जीती। ये कांग्रेस का वजूद है उस राज्य में। बाद में वही विशाल पाटिल इंडिया गठबंधन के साथ हो गए, कांग्रेस के साथ हो गए, तब जाके कांग्रेस 99 से 100 हो गई। तो सांगली रिपीट नहीं होना चाहिए। यदि सांगली के जगह मुंबई में पीयूष गोयल वाली सीट लेते, कांग्रेस दे भी देती। और पीयूष गोयल के सामने
जो कांग्रेस का उम्मीदवार हारा, वहां शिवसेना का जीत जाता, तो इंडिया गठबंधन में एक सीट और आती। उससे सबक लेने की जरूरत है। उससे सबक राउत साहब तो लेंगे नहीं, क्योंकि राउत साहब पत्रकार से राजनीति में आए हैं, और पत्रकारों के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक बार एक स्टैंड लेते तो उसी पे रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सही पत्रकारिता ऐसा है कि आप स्टैंड लो, लेकिन यदि आपको पता पड़ा आपकी गलती है तो मान लो। हम भगवान तो है नहीं, कई बार हमारा भी गलत होता है, माफी मांग लेनी चाहिए गलत हुआ तो। मैंने भी कई बार बोला कि एक सूचना मेरे पास गलत आई थी, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन संपादक बनने के बाद आदमी का दिमाग खराब होता है। ये संपादक से नेता बने तो उनका वही दिमाग है। तो इस बार भी लगातार वो अकेले ही चिल्लाते रहे कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर। उस पूरी बात पर आज शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अपने वक्तव्य से पर्दा डाल दिया। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, मुख्यमंत्री नाना पटोले डिसाइड करे, मुख्यमंत्री शरद पवार डिसाइड करे, शिवसेना साथ देगी। शिवसेना का लक्ष्य वर्तमान सरकार को सत्ता से नीचे उतारना है, ना कि मुख्यमंत्री पद। इतनी बड़ी बात कह के जो उद्धव ठाकरे ने मैच्योरिटी दिखाई पॉलिटिकल, उससे पूरा इशू ही खत्म हो गया। क्योंकि उद्धव ठाकरे यकीनन संजय राउत से बड़े हैं, और उनका वाक्य अंतिम माना जाएगा। यदि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद से लेकर कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी पार्टी का बने, लेकिन इंडिया गठबंधन का बनना चाहिए, हम साथ हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे, ये बोल के पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह तो जगा ही दिया। साथ ही संजय राउत को भी बोल दिया कि आप चुप रहिए। लेकिन मैं जानता हूं संजय राउत 3 दिन के बाद फिर बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर अब उनको लोग तब भी सीरियसली नहीं लेते, अब भी नहीं लेते, और अब ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि जब उद्धव ही मना कर रहे हैं तो जबरदस्ती तुम क्यों उद्धव पे थोप रहे हो। कुल मिला के उद्धव ठाकरे के इस वक्तव्य ने बीजेपी के कैंप में ये जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, और ये बार बार बोला जा रहा था कि ये टूट रहे, ये टूट रहे, उस पूरे सेक्टर की हवा ही निकाल दी। अब उन्हें कुछ नया ढूंढना होगा, क्योंकि ईडी, सीबीआई, दिशा सलवनिया, बहुत सारा हो गया, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कोई तीर्थ, जितने भी तरकश में थे चलाए, कुछ काम नहीं आया। ऐसे में अब देखते हैं, ये जो नया शुरू किया था वो भी खत्म हो गया, लेकिन वो बीजेपी है, कुछ ना कुछ तो नया लेके आएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो मैच्योरिटी के साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैंडल कर रहे हैं, और कांग्रेस को यकीनन, कांग्रेस तो पूर्ण रूप से महाराष्ट्र को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है, और बड़े एक्सपीरियंस लोग उन्होंने वहां पे छोड़े हैं, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी में हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हो। तो ऐसे में अब भाजपा के लिए बहुत कुछ ज्यादा बचा नहीं है, सीधा सीधा चुनाव लड़ना होगा, और चुनाव में अपनी ताकत दिखानी होगी। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।